हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर आवर यूनिवर्स द सोलर सिस्टम फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। प्लैनेट और स्टार के बीच में हम लोग डिफरेंस बता पाएंगे। डिस्क्राइब्स द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का कैसे रोटेशन होता है, कैसे रिवोल्यूशन होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन अर्थ। अर्थ पे सीजन्स कैसे बदलते हैं उसके कॉजेज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, आवर यूनिवर्स इज इनॉर्मसली बिग। इट कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज एस्टेरॉइड्स, meteoroids एंड कॉमेट्स। इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है जिसे अंतरिक्ष बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, यहाँ तक कि एस्टेरॉइड्स, meteoroids, कॉमेट्स, ये सब चीजें भी प्रेजेंट है। तो इट इज इम्पॉसिबल, आप साइज बता ही नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। सो इट इज वेरी वेरी बिग। So let's start with the chapter. There are many amazing things that are visible in the sky. In the daytime, we can see the sun in sky. We can also see the moon and many twinkling stars in the night sky. A star is a huge ball of burning gases. It produces its own light. The sun is also a star. The stars are much bigger and brighter than the sun. Yet they appear tiny and faint in comparison to the sun. This is because the sun is much closer to the earth than the other stars. तो हमारे आसमान में बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। दिन के समय में हमें सन दिखाई देता है, रात के समय में मून और कुछ ट्विंकलिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार क्या होता है? वो एक ह्यूज बॉल होता है बर्निंग गैसेस का। इसका खुद का लाइट होता है। सन जो है ये भी एक स्टार ही है। स्टार जो होते हैं वो एक्चुअली में सन से ज्यादा बड़े और ज्यादा चमकीले होते हैं, ज्यादा वो ब्राइट होते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो अर्थ से ज्यादा करीब है और जो स्टार है वो बहुत दूर है अर्थ से, यहाँ तक कि सन से भी बहुत दूर है। इसीलिए जब हम लोग आसमान में देखते हैं तो हमें सन बड़ा दिखता है, लेकिन जो स्टार्स है जो कि असल में सन से बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा ब्राइट है वो हमें छोटा दिखता है। On a clear night sky, we can find many groups of stars forming beautiful patterns in the sky. These groups of stars are called constellations. There are total 88 known constellations such as Scorpius, Orion, Ursa Major and Ursa Minor. एकदम क्लियर नाइट स्काई, जब आसमान साफ होता है तो हम लोग देख सकते हैं स्टार के बहुत सारे ग्रुप्स को जो कि बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के आकार बनाते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जो अलग अलग तरह के सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं, इन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। और अभी तक 88 नोन कॉन्स्टिलेशन है, जैसे कि स्कॉर्पियस, ओरियन, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। यहाँ पे दो का पिक्चर दिया हुआ है, पहला है उर्सा मेजर और दूसरा है ओरियन। A planet is a large heavenly body that revolves around a star. The path along which a planet moves around the star is called its orbit. There are 8 planets revolving around the sun. Planets do not have their own light. They reflect the light they receive from the stars. They are much smaller in size than the sun. प्लैनेट जो होता है वो एक बहुत ही लार्ज हेवेनली बॉडी होता है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, और सन क्या है? एक स्टार है। द पाथ अलोंग विच अ प्लैनेट मूव्स, जब हम लोग कहीं चलते हैं, रोड पे जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रोड पे चल रहे हैं, वो हमारा पाथ है। उसी तरह से प्लैनेट जो है वो जब स्टार के अराउंड मूव करता है तो वो भी एक पाथ फॉलो करता है। उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट पे मूव करता है अराउंड द स्टार। अभी तक टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, उन्हें लाइट स्टार से मिलता है और वो उन्हीं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लैनेट सन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है।
A satellite is an object that revolves around a planet. The naturally occurring satellites are called natural satellites. For example, the moon is the natural satellite of the earth. Humans have also made certain objects that move around a planet to obtain useful information about it. Such objects are called artificial satellites. The satellites do not have light of their own but reflect the light that falls on them. A planet can have more than one natural satellite. Mercury and Venus are the only planets that do not have any natural satellite. सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है. जो नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है जो कि पहले से प्रेजेंट है उन्हें नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं. जैसे कि मून जो है ये अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है. ह्यूमंस यानी कि इंसान ने भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव करते हैं ताकि वो दूसरे प्लैनेट से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन ला सके, आसपास के अंतरिक्ष के बारे में वो लोग नॉलेज गेन कर सके. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो इंसानों ने बनाया है उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. ये जो सैटेलाइट्स होते हैं चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इनका खुद का लाइट नहीं होता है. इनके ऊपर लाइट आती है सन से, तब वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी वो हमें दिखाई देता है. अ प्लैनेट कैन हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट. एक प्लैनेट के पास एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है. 8 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और वो प्लैनेट है मरकरी एंड वीनस. आप जब रात में आसमान में देखते होंगे तो आपको चांद दिखता होगा, उसमें से लाइट निकलता हुआ दिखता होगा. तो ये जो लाइट है ये उनका लाइट नहीं होता है. सन से वो लाइट उनके ऊपर पड़ता है, तब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर वो हमारी आंखों में आता है, तब हमें वो दिखता है. तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है सैटेलाइट के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम. अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर हेवनली बॉडीज. तो जो सोलर सिस्टम होते हैं इनमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सन, 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और कुछ हेवनली बॉडीज को मिला के एक सोलर सिस्टम बनता है. द सन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सन के अराउंड कौन मूव करता है, प्लैनेट मूव करता है अपने ऑर्बिट पे. तो वही चीज लिखा है कि सोलर सिस्टम के सेंटर पे यानी कि बीच में सन प्रेजेंट होता है और उसके आसपास प्लैनेट्स मूव करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे. उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है कि वो उसी ऑर्बिट में घूमेंगे. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो नेपच्यून है इसका अपना पाथ है, ये उसका ऑर्बिट है. यूरेनस का भी अपना पाथ है. सैटर्न, जुपिटर, मार्स, फिर अर्थ का भी देख सकते हैं, इसका भी अपना पाथ है. तो ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो इनका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और वो उन्हीं में मूव करते हैं. अर्थ जो है वो अपना रास्ता छोड़ के वीनस का घर में नहीं घुसेगा, वो अपना ही रास्ता चलेगा. तो सबका अपना अपना फिक्स्ड ऑर्बिट होता है. द प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट द अर्थ हैव बीन नेम्ड आफ्टर रोमन एंड ग्रीक गॉड्स. तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सन से कितना दूर है एक प्लैनेट, अगर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा मरकरी जो कि सन के एकदम करीब है, उसके बाद वीनस जो कि सन से थोड़ा दूर है, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये जो ऑर्डर है इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम और टेस्ट में पूछा जाता है. जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पे हैं टोटल 8 प्लैनेट्स, उसमें से अर्थ को छोड़ के जितने भी और प्लैनेट है सबका नाम रोमन और ग्रीक गॉड्स के आफ्टर रखा गया है. तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका नाम रोमन और ग्रीक गॉड के हिसाब से नहीं रखा गया. तो उसका आंसर होगा अर्थ. बाकी जितने भी प्लैनेट है सब रोमन या तो ग्रीक गॉड के हिसाब से उनका नाम रखा गया है. लेट अस स्टडी अबाउट द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो अब हम लोग सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है मरकरी जिसे हिंदी में बुध कहा जाता है. इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. इट हैज नो मून. इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो जो मरकरी प्लैनेट होता है ये सन से सबसे ज्यादा क्लोज होता है, बहुत करीब होता है सन के, और ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी होता है. दिन के समय में बहुत गर्मी होती है और रात के समय में बहुत ठंडी होती है. इसके पास कोई आर्टिफिशियल, नेचुरल कोई सैटेलाइट नहीं होता. इसके पास मून भी नहीं होता क्योंकि मून क्या एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इनके पास नहीं होता. मरकरी और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट है जिनके पास नेचुरल सैटेलाइट या फिर कह सकते हैं कि मून नहीं होता. तो इसे याद रखिएगा. इसको सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज लगता है.
दूसरा है वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं। इट इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। It is the hottest planet of the solar system. It is also the brightest planet. It can be seen in the sky as a bright object just before the sunrise or just after the sunset. That is why it is called the morning star or the evening star. It is the closest planet to the earth. It also has no moon. It takes approximately 225 days to complete one revolution around the sun. तो जो वीनस होता है ये सन से, जो हम लोग ऑर्डर याद किए थे कि मरकरी फिर वीनस आया था, तो सेकंड प्लैनेट क्या है सन से? वीनस। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है। इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सनराइज से पहले और सनसेट के बाद भी अगर आप स्काई में इसको देखना चाहे तो ये एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार रखा गया है। वीनस जो है ये अर्थ के भी सबसे क्लोजेस्ट है। जैसे कि ये सन से सेकंड क्लोजेस्ट है, वैसे ही अर्थ से ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। इसके पास भी कोई मून नहीं होता। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसे अप्रोक्सीमेटली 225 डेज लगता है। नेक्स्ट है अर्थ, जिसे हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। इट इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर। Nearly 70% of Earth's surface is covered with water. This makes the Earth appear blue from space. So it is also known as the blue planet. It has one moon. It takes approximately 365 days to complete one revolution around the sun. तो सन से जो तीसरा प्लैनेट आता है उसे अर्थ बोलते हैं, जिसे हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। ये एक सिर्फ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिसपे लोग रहते हैं, जिसपे अलग अलग तरह का ऑर्गेनिजम्स रहता है। ये सिर्फ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके पास वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और उसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। नियरली 70% जो अर्थ का सरफेस है ये वाटर से यानी कि पानी से ढका हुआ है। इसीलिए अगर स्पेस से जब अर्थ को देखा जाता है तो वो ब्लू रंग का दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके पास एक मून है। हम लोग जब छत से देखते हैं रात में तो क्या दिखता है? एक ही मून दिखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास एक मून रहता है और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगता है। नेक्स्ट है मार्स, जिसे हिंदी में मंगल कहा जाता है। इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज कवर्ड विथ रेड डस्ट एंड सो इट अपीयर्स रेड। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इट हैज टू मून्स। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 687 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन से जो चौथा प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है, वो क्या है? मार्स है, जिसे मंगल बोलते हैं। ये पूरी तरह से रेड डस्ट से ढका होता है, इसलिए ये रेड दिखता है और इसका नाम रेड प्लैनेट रखा गया है। इसके पास दो मून होते हैं और इसे एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 687 डेज लगता है। नेक्स्ट है वंडर बॉक्स। इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे अच्छे से याद रखेगा। Earth spins all the time, but we do not feel its movement. Actually, the Earth is moving with a fixed speed and we are moving along with it. That is why we do not feel Earth spin. जो धरती है वो हमेशा घूम रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि अर्थ जो है ये एक फिक्स्ड स्पीड पे घूम रहा होता है और हम लोग भी उसके साथ धीरे धीरे घूम रहे होते हैं। इसीलिए हमें समझ ही नहीं आता कि अर्थ कब घूम रहा है, क्योंकि अर्थ हमेशा घूमते ही रहता है। नेक्स्ट है जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। इट इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट स्पिन्स फास्टर देन अदर प्लैनेट्स। इट हैज 79 मून्स। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 12 years टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो जुपिटर होता है ये सन से फिफ्थ प्लैनेट पे है और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले थोड़ा जल्दी जल्दी घूमता है और इसके पास टोटल 79 मून्स होते हैं। इमेजिन करिए अगर हम लोग जुपिटर पे रह रहे होते तो हम लोग जब भी छत पे जाके देखते आसमान में तो क्या दिखता? 79 मून्स। लेकिन हम लोग अर्थ पे रहते हैं इसलिए हमें सिर्फ एक मून दिखता है। तो याद रखिएगा कि जुपिटर में कितने मून्स होते हैं? 79 मून्स होते हैं और इसे एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 12 साल लगते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि बोलते हैं। इट इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. It has rings around it which are made of pieces of rocks and ice. There are 7 rings around the middle of this planet. It has 82 moons. It takes approximately 30 years to complete one revolution around the sun. तो सन से सिक्स्थ प्लैनेट जो है वो है सैटर्न और ये सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। उसके बाद कौन है? सैटर्न।
इसके अराउंड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? रिंग्स है। और ये जो रिंग्स है ये बना है कुछ पीसेस रॉक्स और आइस के। इसके अराउंड 7 रिंग्स होते हैं और बीच में प्लैनेट होता है और इसमें टोटल 82 मून्स होते हैं और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स लगता है। नेक्स्ट है यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण बोलते हैं। इट इज द 7th planet on the sun. It is the third largest planet of the solar system. It was the first planet that was discovered using a telescope. It has 27 moons. It takes approximately 84 years to complete one revolution around the sun. तो ये जो यूरेनस है ये 7th प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये ऐसा पहला प्लैनेट है जिसे टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसके ऊपर 27 मून्स है और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 84 इयर्स लगता है। नेक्स्ट है नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण बोलते हैं। इट इज द 8th एंड farthest planet of the solar system. This planet is known for its fast blowing cold winds. It is the 4th largest planet of the solar system. It has 14 moons. It takes approximately 165 years to complete one revolution around the sun. तो जो नेपट्यून है ये 8th और सबसे दूर वाला प्लैनेट है। जो सोलर सिस्टम में सन से जो सबसे दूर है वो क्या है? नेपच्यून है। ये जो प्लैनेट है ये जाना जाता है अपने फास्ट ब्लोइंग कोल्ड विंड से, यानी जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है और बहुत तेज तेज से चलती है। ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इसमें 14 मून्स दिखाई देते हैं और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 165 इयर्स अप्रोक्सीमेटली लगता है। Mercury, Venus, Earth, and Mars are the inner planets. They are made up of rocks. These planets are called rocky planets. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune are the outer planets. They are made up of frozen gases and are much larger in size than rocky planets. These planets are called gas giants. तो जो स्टार्टिंग के 4 planets हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन्हें इनर planets कहा जाता है जो कि रॉक से बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम रॉकी प्लैनेट्स भी रखा गया है। उसके बाद जो प्लैनेट्स आते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ये जो है प्लैनेट्स ये फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं और ये बहुत बड़े साइज के होते हैं रॉकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। रॉकी प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो छोटे हैं। जितने भी हैं रॉकी प्लैनेट्स वो सब छोटे हैं, लेकिन जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं जो कि फ्रोजन गैसेस से बने हुए हैं ये सब बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इसीलिए इनका नाम गैस जायंट्स भी रखा गया है। Get it right. Earlier, Pluto was the 9th planet of solar system. However, in the International Astronomical Union (IAU) downgraded the status of Pluto to that of dwarf planet. Why? It is too small in size and therefore cannot be considered to be a planet like Earth or Jupiter. It is called a dwarf planet. However, Pluto is not tiny. It has a diameter of 2360 km. It has many moons. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन पहले प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट था जिसे 9th प्लैनेट बोला जाता था सोलर सिस्टम में। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कि एक संगठन है, उन्होंने प्लूटो का स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया, उसे 9th प्लैनेट से हटा के उसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया। क्यों? क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है कि इसे प्लैनेट की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अर्थ और जुपिटर ये सब क्या है? ये सब प्लैनेट है, लेकिन प्लूटो का साइज बहुत छोटा है इनके कंपैरिजन में, इसीलिए इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया गया। हाउएवर, प्लूटो उतना छोटा भी नहीं है क्योंकि इसका डायमीटर लगभग 2360 किलोमीटर है, लेकिन ये दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया गया। इस प्लैनेट में बहुत सारे मून्स दिखते हैं। Remember, Earth's moon is the only natural satellite that has been visited by human beings. तो हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे कि मून, सिर्फ वही एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है जिसको ह्यूमन बींग्स ने विजिट किया है, इंसानों ने वहां पे कदम रखा है। सिर्फ यही एक इकलौता सैटेलाइट है जहां पे इंसानों ने अपना पैर रखा है। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है। स्टार्स गिव आउट हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स जो है वो अपना लाइट और हीट खुद देते हैं। Planets do not have light of their own. They reflect the light of the sun which falls on them. Planets जो है इनका खुद का लाइट नहीं होता, इन पे लाइट पड़ता है कहीं से, यानी कि स्टार से, सन से। सन क्या एक स्टार ही है, तो सन से लाइट आता है और प्लैनेट इसे रिफ्लेक्ट करते हैं।
Our solar system consists of the sun at the center and 8 planets and their moon. हमारे सोलर सिस्टम में बीच में सन प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द यानी कि आसपास 8 प्लैनेट्स और मून प्रेजेंट है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज वाटर एंड ऑक्सीजन। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है यानी टोटल 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे वाटर लिक्विड फॉर्म में है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही इजी है, वन वर्ड आंसर है। आप हमें इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है द ब्लू प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बहुत इजी है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, द रिंग्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स इन द स्काई, इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एक वर्ड में सारे आंसर निकल जाएंगे, तो सारा आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम आपको टेक्स्ट करके बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने अर्थ के बारे में। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। इट हैज वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ऑक्सीजन इन एयर एंड वार्मथ ऑफ द सन टू नरिश लाइफ. Different forms of life, plants, animals, insects, birds, and humans coexist on the earth. The presence of life makes it the most beautiful and unique planet. Till now, it is the only planet that has life. However, it had not always been like this. तो अर्थ जो है पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है। इस प्लैनेट पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, एयर में ऑक्सीजन है और सन का गर्मी है जिससे कि लाइफ नरिश होता है। धरती पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट है जो कि एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं यानी कि एक साथ रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमंस। लाइफ प्रेजेंट है इसीलिए इस प्लैनेट को सबसे खूबसूरत प्लैनेट कहा जाता है और सबसे यूनिक प्लैनेट भी। अभी तक सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिसपे लाइफ प्रेजेंट है, वो है अर्थ, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। Earth was formed approximately 4.5 billion years ago from a cloud of dust. Initially, it was very hot. It was like a huge ball of fire, molten rocks, and hot gases. With time, the hot gases cooled down and formed clouds. There were continuous rains that cooled its outer surface. The surface became hard on cooling. Also, the water got collected on the surface in liquid form. The gases formed the atmosphere. Slowly, the condition became suitable for life to take form. तो अर्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था और किससे बना था? क्लाउड ऑफ डस्ट से यानी कि धूल के बादल से। शुरुआती दौर में ये जो बन रहा था अर्थ वो बहुत ही गर्म था, ऐसा था जैसे कि कोई बड़ा सा आग का गोला हो। मॉल्टन रॉक्स प्रेजेंट थे, हॉट गैसेस प्रेजेंट थी, लेकिन समय के साथ साथ ये जो हॉट गैसेस थे वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और बादल के फॉर्म में बनने लगा। लगातार फिर बारिश होने लगी जिससे कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद फिर वो हार्ड हो गया। ऑल्सो जो वाटर था जो धरती पे कलेक्ट हुआ था उसके सरफेस पे, अर्थ पे जो कलेक्शन हुआ था वाटर का वो लिक्विड फॉर्म में हुआ था और जो बची गैसेस थी उससे एटमॉस्फेयर बना। धीरे धीरे कंडीशंस जो है वो सुटेबल हो गया यानी कि अच्छा होने लगा ताकि लाइफ जो है वो आने लगे। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के लेयर्स के बारे में। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। तो जो अर्थ है वो 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले लेयर को मैंटल बोलते हैं और इनर वाले लेयर को कोर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनर मोस्ट पार्ट का बात करेंगे यानी कि कोर का बात करेंगे। The innermost layer of the earth is called the core. It is the hottest part which is made up of dense minerals, mainly iron and nickel. The core has a solid inner core and a molten outer core. The inner core has a temperature of about 40,000 Celsius. तो जो कोर है ये धरती का सबसे अंदर वाला लेयर है और ये पूरा ही हॉटेस्ट पार्ट है यानी कि ये जो 3 लेयर है उसमें से सबसे गर्म पार्ट जो है वो कोर ही है। कोर में डेंस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आयरन और निकल। कोर का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो सॉलिड होता है जिसे इनर कोर बोलते हैं और जो आउटर कोर होता है वो मॉल्टन होता है जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। अंदर वाला क्या है? इनर कोर जो कि सॉलिड है और बाहर जो है वो है आउटर कोर जो कि मॉल्टन है। इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 40,000 डिग्री सेल्सियस होता है।
Next है mantle. The middle layer of earth is called the mantle. It is the thickest layer which is made up of rocks rich in minerals such as iron and magnesium. तो जो धरती का बीच वाला लेयर है उसे mantle बोलते हैं और ये सबसे मोटा लेयर है जो कि रॉक से बना हुआ है और यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि आयरन एंड मैग्नीशियम. Next है crust. The outermost layer of the earth is called the crust. It is the coolest and thinnest layer. Life exists on this layer. Oceans and mountains are also present on this layer. It is made of rocks such as granite and basalt. The crust is divided into different plates. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो अर्थ का सबसे बाहरी वाला लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है. और क्रस्ट जो है ये सबसे ठंडा और थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतला लेयर है. लाइफ इसी लेयर पे प्रेजेंट है. ओशियंस, माउंटेन्स ये सब भी क्रस्ट वाले रीजन में ही प्रेजेंट है. क्रस्ट जो है ये मेनली रॉक से बना है जैसे कि ग्रेनाइट और बसाल्ट. क्रस्ट जो है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है. इस पिक्चर को हमेशा ही याद रखिएगा क्योंकि इसका पिक्चर बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. बाहरी लेयर को क्रस्ट बोलते हैं जो कि सबसे पतला लेयर है. बीच वाले लेयर को मैंटल बोलते हैं जो कि सबसे मोटा लेयर है. और कोर जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर. इनर कोर सॉलिड होता है और आउटर कोर मॉल्टेन होता है. The crust and mantle float on the molten outer core. They are always being pushed upwards with great pressure by hot gases and molten rocks. This results in the formation of mountains. तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे कि कोर का दो पार्ट होता है, इनर पार्ट और आउटर पार्ट. इनर पार्ट सॉलिड होता है और आउटर पार्ट मॉल्टेन होता है. तो जहाँ पे मॉल्टेन आउटर कोर प्रेजेंट होता है वहीं पे क्रस्ट और मैंटल जो लेयर है अर्थ का वो फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है. एक्सट्रीम प्रेशर जो हॉट गैसेस और मॉल्टन रॉक्स लगाते हैं उसके वजह से ये जो लेयर्स है ये हमेशा ऊपर की तरफ आते हैं जिसके वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. Due to the extreme high pressure that exists below the surface of the earth, some weak points in the crust break open. The hot gases and molten rocks called magma eject out through these openings. This is how volcanoes are formed. When a volcano erupts, the magma comes out of the volcano. The magma, when reaches at the surface of the earth, is called lava. तो क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है हॉट गैसेस के वजह से, मॉल्टन रॉक्स के वजह से. तो इन्हीं हाई प्रेशर के वजह से कहीं कहीं दरार पड़ जाती है क्रस्ट में. क्रस्ट में कहीं कहीं वीक स्पॉट्स बन जाते हैं. तब ये जो वीक स्पॉट्स है वहां से कुछ हॉट गैसेस, मॉल्टन रॉक्स मैग्मा के फॉर्म में ऊपर की तरफ आते हैं और इसी से वोल्केनोज बनता है. जब वोल्केनो फटता है तो वही मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकलता है और जब वो मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसी मैग्मा को लावा कहा जाता है. Volcanoes that erupt regularly are called active volcanoes. For example, Mount Etna in Sicily, Italy has been erupting from the past 500,000 years. तो अब हम लोग कुछ volcanoes के बारे में जानेंगे. वैसे volcanoes जो हमेशा आए दिन क्या होता है बार बार फटते ही रहते हैं उसे active volcanoes बोलते हैं. जैसे कि इटली में है माउंट एटना जो कि सिसिली वाले प्लेस पे प्रेजेंट है. वो हमेशा 500,000 साल से वो फट ही रहा है. Volcanoes that have not erupted for a long time but can erupt again are called dormant volcanoes. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa is a dormant volcano. वैसे volcanoes जो लंबे समय से फटे नहीं हैं लेकिन वो कभी भी फट सकते हैं उन्हें dormant volcanoes बोलते हैं. जैसे कि अफ्रीका में माउंट किलीमंजारो जो कि तंजानिया नाम की जगह पे प्रेजेंट है वो एक dormant volcano है. Volcanoes that have not erupted during recorded history are called extinct volcanoes. For example, the Chimborazo volcano in Ecuador and the Shiprock volcano in New Mexico are considered as extinct volcanoes. ऐसे volcanoes जो बहुत लंबे समय से या फिर कह सकते हैं कभी फटे ही नहीं और आगे भी नहीं फटेंगे उसे extinct volcanoes बोलते हैं. जैसे कि इक्वेडर में है चिम्बोराजो वोल्केनो जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और न्यू मैक्सिको में है शिपरॉक वोल्केनो. ये दोनों ही एग्जाम्पल एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के हैं. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द अर्थ शोज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट के बारे में. तो अर्थ जो है वो दो तरह का मूवमेंट शो करता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. पहला
The Earth spin on its axis like its spinning top. This movement is called rotation. The Earth takes 24 hours to complete one rotation. The axis is an imaginary line running through the center of the Earth from North Pole to the South Pole. The day and night on Earth are caused because of the rotation of Earth on its axis. Earth's axis is tilted at an angle of 23.50 degree. तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे एक स्पिनिंग टॉप, जैसे कि आप एक लट्टू को देखे होंगे कैसे घूमता है, वैसे ही धरती भी जो है वो घूमता है। भले वो लट्टू की तरह तेज नहीं घूमता, लेकिन वो अपने एक्सिस पे धीरे धीरे घूमते रहता है। इसे रोटेशन बोलते हैं। धरती को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं। ये जो एक्सिस होता है ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से पास करता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। धरती पे जो डे और नाइट होता है यानी दिन और रात होता है वो क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन के वजह से, जो अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। अर्थ का जो एक्सिस है वो एक एंगल पे टिल्टेड है, मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, और वो एंगल कितना है? 23.50 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ पे जो 24 आवर्स का साइकिल है वो क्यों होता है? रोटेशन के वजह से होता है। दिन और रात क्यों होता है? रोटेशन के वजह से होता है। अर्थ का एक्सिस कितने एंगल से टिल्टेड है? 23.50 डिग्री से टिल्टेड है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। ये जो आप बीच में इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन असल में होता नहीं है, ये एक काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसीलिए इसका नाम इमेजिनरी लाइन एक्सिस पड़ा है। तो यही उसका एक्सिस है, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? 23.50 डिग्री। ये एक्सिस नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक खींचा हुआ है, यानी कि नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे एंड होता है। बीच में आता है इक्वेटर। जो नॉर्थ पोल के साइड हेमिस्फीयर प्रेजेंट है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ पोल के साइड प्रेजेंट है उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इस पिक्चर को अच्छे से याद रखिएगा। There is another imaginary line that runs around the center of the earth at an angle of 90 degree to the axis known as equator. It divides the earth into two equal halves. The one half that consists of north pole is called northern hemisphere. The other half that consists of south pole is called the southern hemisphere. तो एक और imaginary line होता है जो कि अर्थ के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, इसे इक्वेटर बोलते हैं। ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अर्थ जो है ये दो इक्वल हाफ्स में बटा हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल के साइड में जो हेमिस्फीयर प्रेजेंट है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथ पोल के पास जो हेमिस्फीयर प्रेजेंट है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। Second, the Earth goes around the Sun in a fixed orbit. This movement is called revolution. Earth takes 365 days to complete one revolution. This period is called a solar year or simply a year. तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम के बीच में सन होता है और उसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें प्लैनेट्स घूमते हैं। तो अर्थ जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जब सन के अराउंड घूमता है, पूरी तरह से एक चक्कर लगाता है, तो उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ को 365 डेज लगता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ये जो समय होता है इसको सोलर ईयर बोलते हैं या फिर सिंपली ईयर बोलते हैं। तो इस पेज में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, एक तो रोटेशन के बारे में, एक रेवोल्यूशन के बारे में। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि 24 घंटे, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ सीजन। ये जो मौसम होते हैं, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, पतझड़ का मौसम, ये सब कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। तो सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन अर्थ करता है, रोटेशन का बात नहीं हो रहा है, रेवोल्यूशन का बात हो रहा है, यानी कि वो पूरे एक चक्कर घूमता है अर्थ सन का। तो ये जो चक्कर पूरा घूम रहा है अर्थ, इसी से सीजन्स बदलते हैं। When the North Pole is tilted towards the Sun, the Northern Hemisphere receives direct sun rays. It results in hotter and longer days. Thus, the Northern Hemisphere has summer season. जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो नॉर्थ पोल है वो सन के तरफ झुका रहता है, तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डायरेक्ट सन रेज मिलता है। उसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आ जाता है। उसी तरह से एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे
from the sun, so the southern hemisphere receives slanted sun rays. The days are cooler and shorter here. It is thus winter season in the southern hemisphere. तो जिस टाइम नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो रहा होता है तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ फेस कर रहा है और साउथ पोल जो कि ऑपोजिट तरफ है वो सन से दूर रहता है, जिसके वजह से सन का रेस डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ता। तो वहां पे जो दिन है वो थोड़े ठंडे होने लगते हैं और छोटे होने लगते हैं, जिसके वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है। तो जिस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होता है उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है। When the North Pole is tilted away from the sun, the northern hemisphere receives slanted sun rays. It thus has winter. During this time, the southern hemisphere receives direct sun rays. It thus has summer. तो उसी तरह से घूमते घूमते फिर एक ऐसा टाइम आता है जब नॉर्थ पोल जो है वो सन से दूर रहता है और जो साउथ पोल है यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर उस पर डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा होता है। तो उस वक्त सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चलता है और उसी वक्त नदर्न हेमिस्फीयर में जब स्लैंटेड सनरेज यानी बहुत कम सनरेज पड़ रहा है तो वहां विंटर सीजन चल रहा होता है। ऐसे ही धरती जो है वो घूमते रहता है और इसी से सीजन्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है तो यहाँ पे समर सीजन चलेगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ऑटम सीजन आ गया, फिर यहाँ विंटर सीजन आ गया, उसके बाद स्प्रिंग सीजन आ गया और ऐसे ही घूमते घूमते सीजन्स बदलते रहते हैं। Noon is the hottest part of the day. It is because the sun is directly overhead. The sun rays travels the least distance to reach us. तो पूरे दिन में नून का जो समय होता है दोपहर का वो सबसे ज्यादा गर्म वाला समय होता है। उस समय क्या होता है कि जो सन है वो हमारे सर के ऊपर रहता है। सन रेज को हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा गर्मी लगती है। In the morning and evening, the sun is low in the sky. The sun rays are slanted. They travel longer distance to reach us. So, mornings and evenings are cooler. The equator receives almost the same amount of sunlight around the year. The seasons do not change here and it is like summer throughout the year. तो सुबह और शाम में क्या होता है, जो सन है वो थोड़ा सा नीचे होता है, हमारे सर के ऊपर नहीं होता। तो उसके वजह से सनरेज जो है वो थोड़ा स्लैंटेड होता है, उसे हम लोग तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता देखना पड़ता है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए मॉर्निंग्स और इवनिंग थोड़ा ठंडा होता है। इक्वेटर जो प्लेस है वहां पे हमेशा एक ही तरह का सनलाइट पहुंचता है, सेम अमाउंट में पहुंचता है पूरे साल भर, इसीलिए वहां ज्यादा सीजन्स चेंज नहीं होते, वहां पे हमेशा यानी कि पूरे साल भर समर जैसा ही रहता है। What would happen if Earth's axis were not tilted? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अर्थ का एक्सिस टिल्टेड नहीं होता थोड़े एंगल से तो क्या होता। If Earth's axis were not tilted, the North Pole and the South Pole would always be at the same distance from the Sun. The two hemispheres would receive the same amount of sunlight throughout the year. Thus, there would be no change of season. अगर Earth का axis tilted नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा नहीं होता, तो North Pole और South Pole जो है वो same distance पे ही present होता, यानी जहाँ पे Sun है उससे North और South Pole दोनों एक ही distance पे present होता। दोनों ही हेमिस्फीयर में सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट पूरे साल भर तक जाते रहता, जिसके वजह से सीजन्स चेंज नहीं होते, एक ही मौसम पूरे साल भर रहता। In India, there are 5 seasons. In between summer and winter, there is the autumn season. In between winter and summer, there is the spring season. It is neither too hot nor too cold during autumn and spring season. The fifth season is the monsoon. During this season, it rains for most of the days. तो इंडिया में टोटल 5 सीजन्स है। समर सीजन और विंटर सीजन तो होते ही हैं, लेकिन समर और विंटर के बीच में आता है ऑटम सीजन, विंटर और समर के बीच में आता है स्प्रिंग सीजन। ऑटम और स्प्रिंग सीजन में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंडी होती है। फिफ्थ मौसम जो है वो है मॉनसून सीजन। इस सीजन में ज्यादातर बारिश ही होती रहती है। लुक एट द ग्लोब, नेम 2 कंट्रीज वन दैट विल हैव समर व्हेन देयर इज विंटर इन अदर कंट्री। तो अगर आपके पास ग्लोब है तो उसको देखिए, नहीं तो फिर इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, ऐसे 2 कंट्रीज का नाम बताइए जहां पे एक तरफ तो गर्मी हो रही है यानी कि एक कंट्री में समर सीजन हो रहा है लेकिन उसी समय दूसरे कंट्री में विंटर सीजन हो रहा है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स थे तो चलिए उसका ग्लॉसरी हम लोग पढ़ते हैं। पहला है कोर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, crust, outermost layer of the earth, equator, an imaginary line that runs around the center of the earth at an angle of 90 degree to the axis and divides the earth into 2 equal halves। यहाँ पे 900 मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। mantle, middle layer of the earth,
Orbits, fixed path along which planets move around the sun. Revolution, the movement of the earth around the sun. Rotation, the spinning movement of the earth on its own axis. Satellites, objects that revolve around the planets. Solar system, the sun, the 8 planets and their satellites along with some heavenly bodies. Volcano, an opening in the surface of the earth through which hot gases and molten rocks are ejected out. तो ये जो ग्लॉसरी वाला पार्ट है इसे पूरी तरह से याद करिएगा क्योंकि टेस्ट और एग्जाम में यही पूछा जाता है. Subject connect, value education, social science. Look at the globe and locate your country in it. Now find out the hemisphere in which your country is located. तो आप ग्लोब को देखिए या फिर इंटरनेट पे ग्लोब का पिक्चर देखिए और हमें बताइए कि आप किस कंट्री से हैं और आपका कंट्री किस हेमिस्फीयर में पड़ता है. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. और अगर आपको इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो उस वीडियो का लिंक कुछ दिनों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा तो उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज. बाय बाय.